Good evening, bhai. Myself, Tarun Jain, experience 14 years plus, 10 years full time, 4 years part time. Vidya Mandir classes for the last 7 years. मैं काम कर रहा हूँ. Mentor of the JEE Advanced AIR 10, 32 and many more under the top ranks 500. ठीक है भाई. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सीक्वेंस सीरीज का जस्ट बेसिक आइडिया दिया था. सिर्फ मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी आपके लिए कवर की. तो मेरे हिसाब से आप इस क्लास से पहले उस क्लास को रिवाइज कर चुके होंगे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ 10th क्लास के हल्के फुल्के से टॉपिक्स रिवाइज कराए थे. एक बात मेरी मान के चलना, ध्यान रखना, आई प्रॉमिस कि भाई अगर आप लोग मेरे वीडियोस ध्यान से कर लोगे तो इसके अलावा कहीं भी थ्योरी पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है. मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाता हूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं. आपको थ्योरी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है. रही बात प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो मैं क्लास में इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स तो जेई मेंस की आपके नोट से ही मिल जाएंगे. देख लेना, मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स लिख के रख लेना. 70 to 80% प्रॉब्लम्स आपको इसी नोट्स में ही मिल जाया करेंगे. जेई मेंस के, जेई एडवांस के भी ऑलमोस्ट 60 to 70% प्रॉब्लम्स आपको नोट्स में ही मिल जाया करेंगे. तो बेटर है कि आप इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें. ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे, अलग अलग तरह के, डिफरेंट डिफरेंट तरह के. ज्यादा बात मैंने लास्ट क्लास में करी ही नहीं थी, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. और आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, सारे लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे. तो ठीक है भाई, सबने रिवाइज किया होगा ये मान के चलते हैं. कुछ पुराने कंसेप्ट क्वाड्रेटिक के, ट्रिग्नोमेट्री के हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाएं. वो हम लोगों ने पढ़े हैं पहले से ही, फॉर्मुलेज वगैरह पढ़ लिए हैं. नहीं भी पढ़े होंगे तो फॉर्मुलेज तो मैं आपको याद दिलाता बिल्कुल रहूंगा भाई. ठीक है, तो चलो सीक्वेंस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एपी का बेसिक्स पढ़ लिया था. अब हम लोग एपी के प्रॉब्लम्स करेंगे और हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके, यानी बोर्ड से स्टार्ट करके जेई मेन से ले जाके जेई एडवांस तक हम लोग इसको ले जाएंगे भाई. बहुत धीरे धीरे हम लोग आराम से चलेंगे. ठीक है भाई, तो हम लोग एपी के प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट करते हैं. एपी की थ्योरी मैंने आपको बता दी थी, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है भाई, तो ध्यान से, तसल्ली से, आपकी स्क्रीन पर सवाल है, आप लोग पढ़ सकते हो. और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि भाई आपको ये वीडियोस मूवीज की तरह नहीं देखना है. अगर पेन पेपर लेके बैठोगे तो ही इनका फायदा होगा, नहीं तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा. मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस लॉकडाउन को, इस कोविड को एज अ ब्लेसिंग की तरह लेते हैं. जितना भी इससे फैच कर सकते हैं, जितना भी इसका आउटपुट निकाल सकते हैं, वो बड़ा रहेगा. क्राइसिस है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा आपके लिए अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो भाई. ठीक है भाई, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से. अब टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं भाई. पहला प्रॉब्लम है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27. ठीक है भाई, एपी के 3 टर्म्स का सम दे रखा है. तो रिकॉल करो थ्योरी, मैंने आपको कहा था कि भाई अगर एपी में 3 टर्म्स का सम दिया जाए तो हमेशा उन 3 टर्म्स को क्या मानना, क्या मानना, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. कहा था ना भाई कि भाई अगर एपी में 3 टर्म्स का सम दिया जाए तो उन 3 टर्म्स को ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मान लो. ठीक है भाई, पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि इन तीनों का सम 27 के बराबर है. कर देते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 27. ध्यान से देखेंगे तो डी और डी कैंसिल हो गया. 3a इज इक्वल्स टू 27 हमारे पास आ गया. ठीक है भाई,
तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई? 9। ठीक है, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करता जा रहा हूं। ठीक है भाई, अब उसने बोल रखा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। आपने तीन टर्म्स को क्या माना था? a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, उनके स्क्वायर्स का सम 293 है। तो पहली टर्म का स्क्वायर a माइनस डी का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर a प्लस डी का होल स्क्वायर, और वो उसने मेरे को 293 के बराबर दिया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां से a स्क्वायर आएगा प्लस डी स्क्वायर आएगा माइनस 2ad आएगा, अगले से a स्क्वायर आएगा, लास्ट से a स्क्वायर आएगा प्लस डी स्क्वायर आएगा प्लस 2ad आएगा, बिल्कुल आएगा, और इक्वल टू में 293 आएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, 2ad एंड 2ad क्या हो गया? कैंसिल। देखिए भाई ध्यान से कि भाई हमारे पास a स्क्वायर जो है वो 3 बार आ गया है और d स्क्वायर जो है वो 2 बार आ गया है, एंड दैट इज इक्वल टू 293। भाई हम लोग a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। a की वैल्यू क्या निकली थी? 9। मैं इस a को यहाँ पे 9 डाल रहा हूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे a को 9 डालूंगा, मेरी हेल्प करिएगा, 3 इंटू 81 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। तो चेक करिएगा भाई सारे लोग, 2d स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 293 माइनस 243, कितना भाई? 50 आ गया भाई। तो चेक करिएगा, डी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो डी हमारे पास प्लस माइनस 5 आ गया भाई। तो डी स्क्वायर 25 है, ये गलती मत कर देना, मुझे यकीन है आप लोग ये गलती करोगे, करते हो एग्जाम में कि भाई डी स्क्वायर 25 है, डी को 5 या 5 ही लिख दोगे। भाई -5 भी लिखना है। तो डी हमारे पास 5 है या -5 है। ठीक है भाई, अब देखते हैं सवाल में उसने हमसे पूछा क्या था। उसने हमसे पूछा था एस एन। एस एन का हमें फॉर्मूला आता है क्या? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सबको आता है। ए की वैल्यू निकाल चुका हूं, डी की वैल्यू निकाल चुका हूं। एक बार दोबारा लिखता हूं, एक बार डी को 5 मान के चलता हूं, एक बार डी को -5 मान के चलता हूं। दो आंसर्स निकलेंगे, ध्यान से निकालेंगे। एक बार डी को क्या मान लें? 5, और एक बार डी को क्या मान लें? -5। ठीक है भाई, एस एन का फॉर्मूला लिख देते हैं। रिकॉल करो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू में ए, ऐसा करते हैं मैं कैपिटल ए लिख लेता हूं, कैपिटल ए का मतलब यहां पे फर्स्ट टर्म, गलती नहीं कर दो, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और मुझे पता है कि भाई आप लोग एग्जाम में गलतियां करके आते हो, और कहां गलती करके आते हो बस वो ध्यान रखनी है। ये जो कैपिटल ए है, इस कैपिटल ए का मतलब, फॉर्मूले में जो ए होता है उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो गलती ये है, लास्ट क्लास में भी बताया था कि भाई फर्स्ट टर्म ए मत लिख देना, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी लिखना। फर्स्ट टर्म ए मत लिख देना, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी लिखना। ठीक है भाई, समझ में आया? पक्का ना? तो एक बार मुझे जल्दी से बताओ, ए की वैल्यू क्या थी फॉर द फर्स्ट केस? ए की वैल्यू क्या थी? 9। डी आपने क्या माना हुआ है? 5। ए की वैल्यू है 9, डी आपने माना हुआ है 5। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए माइनस डी। तो फर्स्ट टर्म क्या हुई? 9 माइनस 5, दैट इज 4। गलती मत कर देना। 4 प्लस n-1, और डी को तो हम लोग 5 मान के चल ही रहे हैं। बस हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। ब्रैकेट के अंदर आया 4 प्लस 5n माइनस 5, कितना हो गया भाई? 5n माइनस 1 हो गया भाई। 4 प्लस 5n माइनस 5,
5n-1 आ गया। तो अब ध्यान से इसमें भी गलती नहीं करेंगे। हाँ भाई, Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू में 2a, सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लगा दिया है प्लीज। हाँ भाई, 1 मिनट दोबारा बताइए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा बताइए Sn का फॉर्मूला क्या होता है। मैं एक बार Sn का फॉर्मूला लिख रहा हूं। हाँ भाई, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हम लोगों को समझ में तो आ गया था, हमने एक्सप्लेन तो कर लिया कि भाई a का मतलब है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म 9 नहीं है, फर्स्ट टर्म a माइनस d है। a इज 9, d इज 5, तो फर्स्ट टर्म इज 4। तो बताओगे यहां कितना आएगा, 8 प्लस n-1 इंटू 5। सही है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो और चेक करो, इतना तो हम सारे लोग कर सकते हैं। n/2 5n प्लस आया, तो यहां भी गलती मत करना, ध्यान से करते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a। a मतलब फर्स्ट टर्म, दोबारा बताओ फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी, a इज 9, d इज -5, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 9 माइनस -5 दैट इज 14। ये गलती मुझे यकीन है आप एग्जाम में करते हो, तो प्लीज गलती मत करना। 2a, a कितना आया फर्स्ट टर्म 40 प्लस n-1d, और d कितना लिखा था -5। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से सीखना है। ये वीडियोस उनके लिए है कि भाई जो बिल्कुल स्क्रैच से 11th पढ़ रहे हैं भाई। 2a दैट इज कितना 28 माइनस 5n प्लस 5। ठीक है भाई, क्या रिजल्ट आ गया, n/2 33 माइनस 5n। मुझे लगता है सबको आराम से समझ में आ गया होगा, और ये प्रॉब्लम मल्टीपल ऑप्शन में आएगा, गलती मत कर देना। मोर देन वन करेक्ट में आएगा, एक आंसर ये भी होगा, एक आंसर ये भी होगा। इसमें गलती कहां कहां हो सकती थी, पहली गलती कि आप डी स्क्वायर 25 आने के बाद डी को -5 लिखना भूल जाते। दूसरी गलती फॉर्मूले में, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, और फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है। ए 9 है, डी जब 5 हुआ तो फर्स्ट टर्म 4, और डी जब -5 हुआ तो फर्स्ट टर्म 14, डी -9 माइनस -5। बस ये गलती मत कर देना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। बार बार बोलता हूं, बिलीव रखिए, हमेशा का है, इतने साल हो गए, हर बार बोलता हूं बच्चों को कि भाई अगर पढ़ लोगे ध्यान से, इन्हें ध्यान से कर लोगे, तो जेई मेंस तो बिल्कुल हलवा है। बोर्ड्स की तो चिंता करनी ही नहीं होगी, बोर्ड्स में तो आराम से 95+ तो मैथमेटिक्स में आएंगे ही आएंगे, अगर ये फॉलो कर लोगे आराम से भाई तो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में भी सारे प्रॉब्लम्स नोट से ही आते हैं, सारे कंसेप्ट यही होते हैं, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है, ध्यान से वीडियो देखने की जरूरत है, अपने ऑनेस्ट एफर्ट्स डालने की जरूरत है। अगर हम लोग सिर्फ तफरी करने आए हैं, मैं उनके लिए ये बात नहीं बोल रहा, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि भाई अपना 100% दो, मैं अपना 200% दूंगा। ठीक है भाई, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, और आई होप आप सारे लोग तो अच्छे से पढ़ते ही होंगे। चलिए तसल्ली से सवाल पढ़ेंगे, 2-4 सवाल करा के नहीं निकलूंगा मैं कभी भी, इतने सारे सवाल कराऊंगा, इतने सारे सवाल कराऊंगा जिसकी कोई हद नहीं। मैथमेटिक्स है भाई, मैथमेटिक्स में जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ा पढ़ा के नहीं निकलेंगे, ये थ्योरी से मैथ्स नहीं आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से मैथ्स आता है, प्रैक्टिस से मैथ्स आता है। चलिए, इन एन एपी if a2 plus a5 minus a3 is 10, a2 plus a9 is 17, find a and d। लल्लू सा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, जल्दी से खत्म करते हैं। हाँ भाई, पहला रिलेशन क्या दिया है, a2
प्लस A5 माइनस A3 इक्वल्स टू 10। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म क्या, A प्लस डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A5 का मतलब चौथी टर्म, A प्लस 4D। A3 का मतलब तीसरी टर्म, A प्लस 2D। तो माइनस A माइनस 2D इज इक्वल टू में कितना, 10। ठीक है भाई, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या कैलकुलेशन हुआ। एक A और एक A हमारे पास कैंसिल हो गया, तो सारे लोग चेक करिएगा। A बचा, D प्लस 4D 5D माइनस 2D प्लस 3D बचा इक्वल्स टू 10। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लें भाई। तो A प्लस 3D इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 10। चलो दूसरा रिलेशन उठाते हैं। क्या दे रखा है, A2 प्लस A9 इज इक्वल टू 17। A2 का मतलब सेकेंड टर्म क्या, A प्लस डी। A9 का मतलब नाइन्थ टर्म क्या, A प्लस 8D इक्वल टू में कितना, 17। आ रहा होगा भाई समझ में। A प्लस A कितना हुआ, 2A। D प्लस 8D कितना हुआ, 9D इक्वल टू में कितना आया, 17। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। और अब साइमल्टेनियसली पहले और दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो पहला रिलेशन क्या था, A प्लस 3D इक्वल्स टू 10। दूसरा रिलेशन क्या था, 2A प्लस 9D इक्वल टू 17। ये तो हमें समझ में आ रहा होगा कि भाई इस रिलेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग नीचे लिख देते हैं, सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, कुछ खास नहीं बता रहा। तो बताओ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आया, A का 2A, 3D का 6D और इक्वल्स टू में 20। अब दोनों को सारे लोग प्लीज माइनस कर दो। माइनस जैसे ही करेंगे, 9D माइनस 60 3D, 17 माइनस 20 माइनस 3। चेक करिएगा सारे लोग, D की वैल्यू -1 आ गई। और अब इस D को जहां मर्जी आए डाल दो। A प्लस 3D इक्वल्स टू कितना था, 10। D कितना निकाल दिया, -1। तो प्लीज चेक करिएगा, A इज कमिंग आउट टू बी। प्लीज चेक करिएगा, A प्लस 3D, D कितना आया, -1। तो चेक करिए, A इज कमिंग आउट टू बी 13। तो A हमारे पास 13 आ गया, D हमारे पास -1 आ गया। बच्चों वाला सवाल, सिंपल सा सवाल, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिर्फ फॉर्मूले लगाए। और दो अननोन ए और डी, एपी में जनरली दो ही अननोन होते हैं, ए और डी। आप ही बताओ, किसी भी एपी में ए और डी आ जाए, उसके बाद तो कुछ भी कर लो, सब हलवा है और कुछ भी नहीं है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। और फिर बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, पेन पेपर लेके बैठना है, मूवी की तरह नहीं देखना है। ठीक है, पता करिए आराम से कि भाई वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं बोलता हूं भाई। ठीक है, आपको पता लगेगा, प्रॉब्लम्स को मैं एक ऐसे लेवल पे ले जाऊंगा जहां पर मजा आएगा, टफ नहीं लगेंगी चीजें। आईआईटी के सवाल भी चुटकियों में सॉल्व होंगे, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल तमीज से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, लोड नहीं लेंगे किसी बात का, चिल रहेंगे बिल्कुल। चलिए, इन एन एपी, एपी की बात हो रही है, इफ pth टर्म इज क्यू, qth टर्म इज p, फाइंड इट्स rth टर्म। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। pth टर्म दी है, pth टर्म q दी है। उसके बाद उसने मेरे को qth टर्म दी है, वो p दी है। और उसके बाद उसने मेरे से rth टर्म पूछ ली है। ठीक है, कौन सा बड़ा काम है। हाँ भाई, pth टर्म q दी है। अब मैंने तो आपको बताया था कि भाई एपी में कोई भी नंबर की टर्म लिखनी हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या लगाओ, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, दैट इज क्या भाई, q।
अब फिर उसने क्यूथ टर्म दी है, तो क्या दिक्कत है, कोई भी टर्म दे दे, कोई भी टर्म निकालने को बोले तो फॉर्मूला तो हमारे पास होता ही है, क्या, a प्लस n माइनस वन, यानी q माइनस वन इंटू डी, वो क्या दे रखा है, p। और याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, ध्यान रखते हैं कि भाई जब भी एपी का सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जो दो रिलेशन बनते हैं इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जिससे डी निकल आए, डी डाल के ए निकल आए, डी और ए आ गए तो काम खत्म हो जाता है। तो चले सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ भाई, सब्ट्रैक्ट करने पर ए से ए कैंसिल, प्लीज चेक करिएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर डी कॉमन आ गया, आ गया। चेक करिएगा सब्ट्रैक्ट करने पर ऊपर आया क्या, p माइनस वन, नीचे क्या आया, माइनस ऑफ q माइनस वन। भले चलो लिख के दिखा देता हूं पूरा, d इंटू p माइनस वन माइनस ऑफ q माइनस वन, और उधर प्लीज चेक करिएगा क्या आया, q माइनस p। प्लीज जल्दी से मुझे बताइए, d के अंदर ब्रैकेट में वन और वन तो कैंसिल हो रहा है, p माइनस q इज इक्वल टू q माइनस p। प्लीज चेक करो, d हमारा माइनस वन आ गया, ये टर्म और ये टर्म इजीली कैंसिल हो गई। दोबारा जल्दी से बता देता हूं, सब्ट्रैक्ट किया, a से a कैंसिल, d कॉमन आया, d कॉमन आके p माइनस वन माइनस ऑफ q माइनस वन। समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, d की वैल्यू माइनस वन किसी भी एक रिलेशन में डाल देते हैं और ए निकाल लेते हैं। करें, सारे लोग करेंगे, लेट से पहले रिलेशन में ही डाल देते हैं। ठीक है भाई, लेट से पहले रिलेशन में ही डाल देते हैं। पहला रिलेशन लिख रहा हूं भाई मैं एक बार, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। ए नहीं पता, डी हमने अभी निकाला कितना, माइनस वन, और इक्वल टू में क्यू पड़ा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, ए प्लस, चेक करिएगा भाई, माइनस वन इंटू पी, यानी कितना आया, माइनस पी, प्लस में वन, इक्वल टू में क्यू। तो प्लीज चेक करिए, ए इज कमिंग आउट टू बी पी प्लस क्यू माइनस वन। बस, अब उसने मेरे से पूछा क्या था, आरएथ टर्म निकाल देते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आरएथ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या निकली, ढूंढ के बताओ, ए की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस वन निकली। आर माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या निकली, माइनस वन। तो डी को सारे लोग माइनस वन डाल दो भाई, बस कैलकुलेशन, p प्लस क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन, वन और वन कैंसिल, चेक करिएगा हमारे पास आंसर आ चुका है p प्लस क्यू माइनस आर। सवाल में कुछ भी नहीं था, pth टर्म दी, फॉर्मूला लिखा, qth टर्म दी, फॉर्मूला लिखा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो d आया, d को पहले में डाल के a आया, rth टर्म लिखनी थी, फिर फॉर्मूला लिखा और रिजल्ट हमारे पास आ गया। मैं बिल्कुल भी आपके साथ टाइम पास नहीं करूंगा, ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, फील लेंगे, मजा लेंगे, सब कुछ आएगा भाई। ठीक है ना भाई, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, जितना सीखना चाहेंगे उतना सीखने को मिलेगा। दैट आई प्रॉमिस, दैट आई कैन प्रॉमिस। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पे आता हूं, ध्यान से पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल को। द फर्स्ट टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी इज 5। एपी की पहली टर्म 5 दे रखी है, हम सबको आता है एपी की पहली टर्म ए को हमने 5 दिया है, उसके बाद लास्ट टर्म 45 दिया है। ठीक है, लास्ट टर्म उसने मेरे को 45 दिया है, मैं लास्ट टर्म को एल बोल रहा हूं, आप चाहो तो लास्ट टर्म को टी एन भी बोल ही सकते हो। लास्ट टर्म में मैंने एल बोल दिया, या फिर अच्छा रहेगा टी एन बोल देंगे। तो फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45, इसके बाद उसने मेरे को सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया, कितना, 400।
सम ऑफ n टर्म्स। बस अब थ्योरी क्लिक कर जानी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्लिक करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सवाल कैसे क्लिक करेगा, थ्योरी में क्या क्या बताया गया था। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में इतना टाइम लगाया था आपके लिए, इसलिए इतना स्लो चला था कि भाई मैं सब आपको बताता चलूं कि कब क्या लगाना है। देखो भाई, सम दिया है, सम के ध्यान करो हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो जो हमेशा यूज होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ये सिर्फ कब यूज करना था, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। और मुझे इस सवाल में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, इसका मतलब मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। कर देता हूं, चाहे कुछ भी पूछा हो। n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, सही है। 400। n तो पता ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है ना भाई। तो प्लीज चेक करिएगा, n इज कमिंग आउट टू बी 800 अपॉन 50। चेक करिए n की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 16। समझ में आ गया होगा। ये दो यहां चला गया, 400 गुणा 2 800, 400 मल्टीप्लाई टू 800 डिवाइड बाय 50, 16। क्या पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स। भाई नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गए, कितनी, 16। उसने मेरे से नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, तो वो तो 16 हमारे पास आ चुका है। इसके बाद बेटा उसने क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। सोच के बताओ, आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास nth टर्म है, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं, तो यार कॉमन डिफरेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप खुद बताओ, जो लास्ट टर्म थी वो कितनी थी, 45। कौन कितनी थी, 45। लास्ट टर्म तो हमारे पास 45 थी ना, लास्ट टर्म 45। समझ में आ रहा है ना भाई, लास्ट टर्म तो 45 थी। वो कौन से नंबर की थी, 16 नंबर की, T16। कैसे पता लगा T16, n16 ही तो है। और T16 का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, लिख लो भाई। T16 इक्वल्स टू a, व्हाट इज a, 5 प्लस n-1, n-1, 16 माइनस 1, 15। d वो मुझे नहीं पता, वही मुझे निकालना है। T16 और T16 कितना है, 45। लास्ट टर्म 45 है। तो चेक करेंगे सारे लोग, 15d इक्वल टू क्या आ गया, 40। d कितना आ गया, 40/15, दैट इज 8/3। तो d इज कमिंग आउट टू बी 8/3। d हमारे पास 8/3 आ गया। बस कंसेप्ट ये लगाया कि भाई Sn का फॉर्मूला हम n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट यूज करेंगे अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। और लास्ट टर्म अगर पता है, फर्स्ट टर्म अगर पता है, कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कौन सी बड़ी बात है, Tn, T16 दैट इज द लास्ट टर्म। A पता है, n-1 16वीं टर्म निकाल रहे हैं तो 15d, d तो निकलेगा ही। बच्चों वाला काम है भाई या नहीं है, बच्चों वाला काम है। तो भाई हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं कि भाई हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप हम सबको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं, ध्यान से मूव करेंगे। इतने सारे सवाल सॉल्व करेंगे कि भाई आप जो भी नए सवाल सॉल्व करो, नए सवाल कहने का मतलब अगर आपके पास बुक है कोई तो बुक से सॉल्व करो, एनसीईआरटी नहीं, कोई जेई की बुक, उससे सॉल्व करो। जेई की बुक बहुत सारी हैं, आप चाहो तो जेई मेंस के लिए सिर्फ एक ही बुक कर सकते हो। जेई मेंस के लिए सिर्फ एक ही बुक कर सकते हो, दैट इज आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव। इतनी मोटी बुक आती है आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, वो कर सकते हो। या फिर जेई
एडवांस के लिए अगर हम लोग बात करें तो यू कैन रेफर द विद्या मंदिर क्लासेस वर्कबुक मॉड्यूल। विद्या मंदिर क्लासेस वर्कबुक के वर्कबुक मॉड्यूल रेफर करोगे तो जेई मेंस, जेई एडवांस, बोर्ड्स सब कुछ इजीली कवर हो जाएगा भाई। अगर वो आपके पास नहीं है, आपके पास अगर कोई आर डी शर्मा बुक है, एदास गुप्ता बुक है, तो आप लोग रेफर कर सकते हो भाई। ठीक है भाई, अगर आपको किसी बुक के बारे में पूछना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली रिप्लाई, हम लोग रिप्लाई जरूर करेंगे भाई। बट नोट्स ध्यान रखना, मेरे नोट्स मैथ्स के आर द बाइबल ऑफ मैथमेटिक्स, बाइबल, गीता ऑफ द मैथमेटिक्स, कि भाई यही सार है पूरी मैथ्स का। इसके बाहर कुछ नहीं आना है, बोर्ड्स में तो आना ही नहीं है, मेंस और एडवांस में भी कभी कुछ बाहर से नहीं आना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं ध्यान से। इन एन एपी इफ tm is equal to 1 by n and tn is equals to 1 by m, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं। tm 1 by n यानी mth टर्म, आता है फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1 यानी m माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, इसके बाद उसने nth टर्म दी है क्या, 1 बाय n, लगा दो फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। कर दो दोनों को सबट्रैक्ट, बार बार बोलता हूं सबट्रैक्ट, दो रिलेशन आने के बाद सबट्रैक्ट कर दो, सारे लोग सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट तो बताओगे लेफ्ट साइड में क्या आया, 1 बाय n माइनस 1 बाय m। राइट साइड में क्या आया, a से a कैंसिल, d कॉमन, थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेशन बताई थी, क्या आएगा, m माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, d इंटू m माइनस n। थोड़ा सा भाई यहाँ पे एलसीएम वगैरह तो लोगे ही ना, तो भाई यहाँ पे एलसीएम लो, m माइनस n अपॉन m n, लघुत्तम लो m माइनस n अपॉन m n इक्वल टू d इंटू m माइनस n। चेक करिए भाई सारे लोग, m माइनस n क्या हो गया, कैंसिल। चेक करिएगा सारे लोग, d कितना आ गया, 1 अपॉन mn आ गया। इस d को चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, फर्स्ट टर्म तो मिल ही जाएगी। पहले में डाल देते हैं, क्या था, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n। क्या आया, a तो पता नहीं था, m माइनस 1, d पता था, कितना, m n, 1 अपॉन m n। अब बेटा देखो, मैं आपको एक मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। क्या कैलकुलेशन है, और ध्यान रखना 12वीं तक काम आती रहेगी ये कैलकुलेशन, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है कि भाई अगर ऊपर एक से ज्यादा टर्म हो, नीचे एक टर्म हो, तो आप इनको सेपरेट कर लिया करो। अगर सेपरेट करने पर कुछ कैंसिल हो रहा है, मैं लिख दूंगा इस बात को थोड़ी देर में, a प्लस, हाँ भाई, m अपॉन एम एन कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। प्लीज चेक करिएगा, m से m कैंसिल, फिर ये जो 1 बाय n बचा वो उस 1 बाय n से कैंसिल हो गया। तो प्लीज चेक करो, a इज कमिंग आउट टू बी 1 बाय m। सही है, कंफर्म्ड सही है, बस कर दें, खत्म कर देते हैं। सवाल ने क्या पूछा था, एस एम एन, एस एम एन का मतलब सम ऑफ एम एन टर्म्स। क्या होता है फॉर्मूला, n बाय 2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एम एन बाई 2 इंटू में 2a, a कितना आया था ढूंढ के बताओ, कहीं ना कहीं है, 1 अपॉन एम एन, तो क्या आया, 2 अपॉन एम एन आया, प्लस क्या होता है n माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एम एन माइनस 1,
इनटू में डी, और डी ढूंढ के बताओ, कहीं ना कहीं तो डी निकाला है क्या, 1/m। सारे लोग प्लीज चेक करेंगे, ये mn बाहर वाले mn से कैंसिल हो गया। चेक करिए, हाफ बाहर पड़ा है, अंदर mn +2 -1, यानी हाफ mn +1। चेक कर सकते हो कि भाई हमारा सवाल प्रूव हो गया। ठीक है भाई, तो मैंने आपको यहाँ पे एक मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेशन बताई है, और वो कैलकुलेशन क्या कहती है कि व्हेनेवर, जब भी we have two or more terms in numerator, nr मतलब न्यूमरेटर, and just one term in denominator, in complete mathematics separate the terms। आप टर्म्स को सेपरेट कर दो। if some terms are getting cancelled out। तो भाई हमारे पास, मैं आपके लिए नई नई मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस डेवलप करता रहूंगा, जो आपको 12वीं तक हर सवाल में काम आएगी, भूलूंगा नहीं। मैंने बोला कि भाई ऊपर अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म, नीचे एक टर्म, तो आप सेपरेट कर लो, m/mn -1/mn। लेकिन ये सिर्फ तभी करना जब सेपरेट करने पे कुछ कैंसिल हो रहा हो। तो जैसे ही मैंने ये सेपरेट किया तो m कैंसिल हो रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये उसने मेरे को एक सीक्वेंस दे दिया, पर बताया नहीं उसने सीक्वेंस क्या है। मतलब हो सकता है ये एपी हो सकता है आगे जो हम जीपी, एचपी, एजीपी, एमपी बहुत कुछ पढ़ेंगे उनमें से कोई हो। देखते हैं, पहले सीक्वेंस नोट कर लेता हूं। क्या है सीक्वेंस, 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3। ठीक है भाई, मुझे लगता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको आता होगा समझ में, मिश्रित घन बोलते हैं शायद इसको। 20 प्लस 58/3 प्लस 56/3, कुछ इस तरीके से ये सीक्वेंस लिखा हुआ है। ये बताओ, अगर कोई सीक्वेंस दे दे तो आप पहले क्या पता करोगे कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है ये पता करने के लिए आप T2 माइनस T1 निकालोगे। तो प्लीज सारे लोग T2 माइनस T1 निकालो। 58/3 -20, चेक करो, -2/3 आ रहा है। एक बार T3 माइनस T2 भी निकाल के रख लो। 56/3 -58/3, वो भी शायद -2/3 ही आ रहा है। इसका मतलब T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, निरंतर टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब ये एक एपी है, और इस एपी का फर्स्ट टर्म 20 है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस -2/3 है। और अब यार ये बताओ, किसी भी सवाल में ए और डी पता हो तो मुझसे चाहे कुछ भी पूछ ले, मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। एक बात ध्यान रखने लायक और है, कॉमन डिफरेंस -2/3 है। इसका मतलब एपी की जो टर्म्स हैं वो घटती जा रही हैं। क्या होती जा रही हैं? घटती जा रही हैं। तो पता है इस एपी में आगे जाके टर्म्स नेगेटिव भी होती चली जाएंगी। खुद ही बताओ, एपी है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, टर्म्स घटती जा रही हैं, और घटती जाएंगी तो भाई टर्म्स नेगेटिव भी होती चली जाएंगी। देखते हैं आगे क्या बोला है। हाउ मेनी टर्म्स, यानी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एन निकालना है।
सच दैट सम इज 300। अच्छा, सम दिया है कितना, 300। सम एस एन, क्या फॉर्मूला होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये उसने मेरे को 300 दिया है। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। एन बाई टू, 2a, ए 20 था तो 2a 40 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हम लोगों ने निकाल लिया है, तो चेक करिए, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1 अपॉन 3। आई थिंक कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। एन बाई टू, प्लीज मेरे साथ साथ करेंगे, चेक करिए कितना आया, 40 दिया 120, 40 इंटू 3 120, माइनस में 2n, प्लस में 2 और अपॉन में 3 और इक्वल टू में 300। सही है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन फिर करेंगे, करें सारे लोग, चेक करो ये बाहर, या फिर कर लेते हैं, चलो आराम से कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो चेक करो, n बाई टू ऊपर पड़ा हुआ है, हाँ भाई ऊपर आया 122 माइनस 2n अपॉन 3 इक्वल टू 300। आप सारे लोग चेक कर सकते हो कि भाई ये दो जो बाहर पड़ा है वो तो कैंसिल हो गया, और जो 3 पड़ा है उसको मैं वहां ले जा रहा हूं। तो क्या आया, n इंटू 122 बटे 2 61, 61 माइनस n इज इक्वल टू 900। ठीक है भाई, एक क्वाड्रेटिक बन के आ गई, ध्यान से इस ब्रैकेट को खोल दो, गलती नहीं चाहिए भाई मुझे। हाँ भाई, खोल दो इसको, क्या आया, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, तो भाई अब ये सॉल्वेबल है 61। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, बीच वाली टर्म को तोड़ देंगे। किस किस में तोड़ दें, 36 और 25, 36 और 25 61, 36 इंटू 25 900। ठीक है भाई, तो इसे तोड़ दो किस किस में, 36 एंड 25 में। एन स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 इक्वल्स टू 0। तो चेक करिएगा सारे लोग सॉल्व करके, n इज कमिंग आउट टू बी 25 एंड n इज कमिंग आउट टू बी 36। यानी नंबर ऑफ टर्म्स 25 होंगी या 36 होंगी। 25 टर्म का सम इस सीरीज का 300 ही आएगा, 36 टर्म का भी सम इस सीरीज का 300 ही आएगा। सोच में पड़ गए क्या, पढ़ना नहीं चाहिए। 25 टर्म का सम 300, 36 टर्म का भी सम 300, इसका मतलब 25 के बाद जो 11 टर्म है उनका सम 0 है। हो सकता है क्या 11 टर्म का सम 0 25 के बाद, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 25 के बाद जो टर्म होंगी उनमें कुछ पॉजिटिव होंगी कुछ नेगेटिव होंगी, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन सा बड़ा काम है, समझ में आ रहा है ना भाई, कि भाई 25 टर्म का सम 300, 36 टर्म का सम 300। हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है कि अगर लास्ट की 11 टर्म का सम 0 आ जाए, 25 का 300, 11 का 0 तो 36 का भी 300। और लास्ट का 11 0 कैसे आ सकता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। क्या नेगेटिव टर्म्स थी, हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव था, और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने का मतलब टर्म्स घटती जा रही हैं, नेगेटिव टर्म्स पक्का आएंगी कहीं ना कहीं। तो दैट इज द रीजन फॉर द डबल आंसर। आ गया भाई, कंफर्म्ड। चलो फिर नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अच्छे से पढ़ेंगे, ये सवाल हमारे लिए जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमसे पूछ सकता है। और आजकल तो जेईई एडवांस में भी बेसिक सवाल पूछ लिया करता है भाई, सीक्वेंस सीरीज पे बहुत बेसिक पूछता है, 4-5 साल से तो बहुत आसान पूछ रहा है। देखिए भाई, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लिख लेता हूं भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके कितने रूट्स होते हैं? 2। हम सबने क्वाड्रेटिक में पढ़ रखा है, क्या? अल्फा और बीटा। और आई थिंक हम सबको आता होगा, हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ लिया होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, एंड अल्फा बीटा जो होता है वो सी बाय ए होता है। ये तो पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए, 10th में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ के कोई क्वाड्रेटिक की बात करे, 2 रूट अल्फा और बीटा, वो तो लिख के रख लो, अल्फा बीटा को अपना, चंद सेकंड, 2 सेकंड का काम है। चलिए भाई, इसके बाद बोल रखा है इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के रूट्स का सम, क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, किसके बराबर है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब उनका स्क्वायर करना है, उनका रेसिप्रोकल करना है और फिर जोड़ना है। स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। मेरे हिसाब से सबको समझ में बिल्कुल आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई इसमें। चलो कैलकुलेशन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो कितना है? माइनस बी बाय ए। राइट साइड में आप लघुत्तम एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी बाय ए। ऊपर आपका आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो हमें लिखना आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आता है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो हम लोग 5वीं में पढ़ते हैं ना। हाँ चलो, नीचे क्या था? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चलो सारे लोग कैलकुलेशन करेंगे। माइनस बी बाय ए को कॉपी कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, उसका स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी सी बाय ए, नीचे अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी सी बाय ए का स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो बनती है भाई, बनती है ना? तो भाई ध्यान से दिख रहा होगा, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ए स्क्वायर आया, क्या आ गया? बी स्क्वायर माइनस 2ac। समझ में आ गया होगा, नीचे एलसीएम वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया। दिख रहा है भाई, एलसीएम ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, इक्वल टू में कितना पड़ा था? माइनस बी बाय ए। और अब अगर कोई आपसे इसमें कैलकुलेशन करने को बोले तो आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे? कर देते हैं। पहली टर्म ए बी स्क्वायर, दूसरी टर्म माइनस 2a स्क्वायर सी, और तीसरी टर्म माइनस बी सी स्क्वायर। यार ये तो हमारा कॉमन सेंस बोलता है, हमारा अंदर का गट फीलिंग बोलता है कि भाई नेगेटिव वाली टर्म को यहां ले आते हैं, पॉजिटिव वाली टर्म को यहां ले आते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर सी। ये रिजल्ट आ गया। ऑप्शन में ढूंढ लेना है या नहीं है, देखते हैं हमसे उसने पूछा क्या। उसने पूछा था कि बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर एपी में है। रिकॉल करो, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि भाई अगर एपी में 3 टर्म्स की बात हो तो बीच वाली को डबल कर दो और पहली और लास्ट वाले को ऐड कर दो, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो क्या आना चाहिए? 2ca स्क्वायर है इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हो गया सवाल। ठीक है ना भाई, इस प्रॉब्लम में कंसेप्ट हमारे क्वाड्रेटिक के लगे हैं और हमें क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट आते हैं। क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है भाई, और बाकी तो सारी कैलकुलेशन है, समझ में आ गया होगा। और ये तभी बेनिफिशियल है अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई के लिए,
थोड़ा बहुत भी अगर सीरियस हो जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं कि भाई मेंस तो कहीं नहीं जा रहा, एनआईटी तो कहीं नहीं जा रही भाई आप लोगों की, अगर ध्यान से ये वीडियोस कर लेते हैं और साइड बाय साइड एक अच्छी सी जेई मेंस की बुक सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, इफ log of 2 to the base 3, log पढ़ रखा है हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज से पहले, log of 2 की पावर x minus 5 to the base 3, log of 2 की पावर x minus 7 by 2 to the base 3 are in AP। हाँ भाई, कितने नंबर हैं ये? 3 नंबर है ये, और ये 3 नंबर उसने मुझे किस में दिए? एपी में। और मैंने आपसे कहा था कि कोई अगर आपको 3 नंबर एपी में दे तो भले ही कुछ भी मत लगाना, बट टू बी इक्वल टू ए प्लस सी जरूर लगाना, ये तो लगाना नहीं भूलना है। ठीक है भाई, जैसे हम लोग मास्क लगाना नहीं भूलते आजकल, ऐसे टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, टू बी यानी बीच वाले का दुगना, तो 2 इंटू लॉग बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 इक्वल टू पहली और लास्ट का सम, लॉग बेस 3 2 प्लस लॉग बेस 3 2 की पावर x माइनस 7 बाई 2। और अब हल्की फुल्की सी लॉग की प्रॉपर्टी, और मैं एक बार जो लॉग की प्रॉपर्टी यूज होंगी वो लिख देता हूं, आपने पढ़ी है भाई पहले इससे। हाँ, क्या? लॉग ए प्लस लॉग बी जो होता है वो लॉग ऑफ ए बी होता है, और एम लॉग ए जो होता है वो लॉग ए की पावर एम होता है। लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, एम लॉग ए, तो ये एम ऊपर ए के ऊपर चला जाता है। चलिए लगाते हैं प्रॉपर्टी, तो चेक करिएगा दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा। लॉग बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी, गुणा कर देंगे, लॉग गुणा कर देंगे 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7 बाई 2। ठीक है भाई, और अब एक कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की, बहुत बच्चों वाली कैलकुलेशन है, बट पूरी 12वीं तक, पूरे जेई तक मैथमेटिक्स में हेल्प करेगी। क्या? कि भाई एक सवाल करते वक्त एक टर्म उस सवाल में बार 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 दिखे तो उस टर्म को हम टी मान लें, हमारा टाइम भी बचेगा, वो हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, और हमारी कैलकुलेशन सिंपल भी होगी। ठीक है भाई, तो मैंने बोला है ध्यान से देखो, 2 की पावर x 2 की पावर x कितनी बार देखा, तो मैं इसे टी मान लेते हैं। तो अब करते हैं लॉग बेस 3 एज इट इज, टी माइनस 5 का होल स्क्वायर, लॉग बेस 3 एज इट इज, और अंदर प्लीज चेक करिए ट्वाइस ऑफ टी माइनस 7 बाई 2, दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा, तो भाई लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? टी माइनस 5 का होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ टी माइनस 7 बाई 2, यानी 2t माइनस 7। खोल दें ब्रैकेट को, तो t माइनस 5 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इक्वल्स टू 2t माइनस 7। प्लीज सारे लोग चेक करिएगा, मुझे मिल रहा है टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल्स टू 0। भाई बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दो 8 और 4 में, तो चेक करिए बीच वाली टर्म को तोड़ के हमारे पास t की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आई 8
और ये 8 पता है 2 की पावर x की वैल्यू है, तो कितना हुआ x 3, पता है ना 2 की पावर x 8 होगा तो x 3 होगा। t की वैल्यू 1 क्या आई 4, किसकी वैल्यू 2 की पावर x की। ये पता है x हमारे पास यहां से आ गया 2, बट एग्जाम में जेई आपसे एक गलती कराएगा। क्या, मैं यहां लिख देता हूं, जो गलती आपको कभी नहीं करनी है, आप करोगे, अवॉइड करना है, ये गलती अवॉइड करना है। क्या गलती अवॉइड करना है कि भाई अगर आप लोग सवाल में कोई लॉगरिदमिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें लॉग आ रहा है, तो आप कभी मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू वेरीफाई द आंसर्स ऑब्टेन्ड। ध्यान रख लेना, गांठ बांध लेना इस बात का कि भाई जब भी हम कोई लॉगरिदमिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, लॉगरिदमिक इक्वेशन का मतलब किसी भी सवाल में हम लोग x निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं उसमें लॉग है, तो x निकलने के बाद इन x को जरा ओरिजिनल सवाल में जरूर डालना। गलती होने के चांस होते हैं, क्या गलती होने के चांस होते हैं दिखाता हूं। हाँ भाई, 2 की पावर x की एक वैल्यू 3, 2 की पावर x की एक वैल्यू, सॉरी 2 की पावर x की एक वैल्यू 8 और 2 की पावर x की एक वैल्यू 4। देखिए भाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अगर मैं 2 की पावर x को 4 यहां डालूंगा, 2 की पावर x को अगर मैं यहां 4 डाल दूं, तो चेक करो लॉग के आगे 4 -5, लॉग -1, लॉग ऑफ -1 डिफाइन नहीं होता है। तो ये दिक्कत आती है कि भाई किसी भी प्रॉब्लम में x निकाल रहे हो, उसमें लॉग है, आंसर निकाल लो आंख बंद करके, बट वो जो आंसर लास्ट में आया है उस आंसर को डाल के जरूर देखो कहीं लॉग के आगे नेगेटिव नंबर तो नहीं आ गया। तो 2 की पावर x की एक वैल्यू 8 आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 -5 3, कोई दिक्कत नहीं। 8 -7/2, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर x की वैल्यू 4 आई, यहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉग के आगे 4 -5, लॉग ऑफ -1, जो कि कभी डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर आया, एंड दैट इज 3। आंसर इज 3, यानी x इक्वल टू 3 आया। एक बार आप सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल ने बोला था, एग्जाम में यही सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अगर आप ये वेरीफाई नहीं करते तो एग्जाम में 2 टिक कर आते, पर 2 आंसर नहीं है, आंसर एक ही होगा। आंसर इज 1 वैल्यू ऑफ x। आंसर इज जस्ट 1 वैल्यू ऑफ x। ये गलती एग्जाम में बिल्कुल भी मत करके आ जाना। लास्ट क्लास में एपी पढ़ाया था, पर एपी में अलग अलग तरह के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। ये अच्छा प्रॉब्लम है जेई मेंस के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी। सवाल काफी सिंपल है। अगर हम ध्यान से करेंगे, इससे पिछले वाले टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अगर ध्यान से किया है, देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी है, एक क्यूबिक इक्वेशन दी है। बेटा मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं क्यूबिक इक्वेशन, x³ -px² प्लस qx -r इक्वल टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन क्या है, x³ -px² प्लस qx -r इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं, रूट्स क्या मान लें, अल्फा बीटा गामा मान लें। ठीक है, 3 रूट्स होंगे ना, अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स मान लिए। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ आगे क्या दिया है, मैं नहीं देख रहा, बट क्या हमें आता है, क्या आता है, S1। S1 मतलब रूट को एक एक करके जोड़ दो।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक एक करके वो क्या होता है माइनस बी बाय ए। H2 रूट को दो दो करके जोड़ो, दो दो के पेयर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है सी बाय ए। और S3 का मतलब रूट को तीन तीन करके जोड़ो और तीन का तो एक ही पेयर आएगा माइनस डी बाय ए। और मुझे लगता है कि भाई ये आप लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने बता दिया है कि भाई अगर क्यूबिक इस तरह की है तो हम लोग ये रिलेशंस लगा सकते हैं। ये क्या, अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे ही चलता है, एक एक करके जोड़ना माइनस बी बाय ए, दो दो करके जोड़ना सी बाय ए, तीन तीन करके जोड़ना माइनस डी बाय ए। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होती द्विघात समीकरण, अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होती तो चार चार करके भी जोड़ रहे होते। तो पहला माइनस बी बाय, दूसरा सी बाय, तीसरा माइनस डी बाय, चौथा ई बाय ए, फिर पांचवा माइनस एफ बाय, ऐसा ही चलता रहता है भाई। ठीक है, पढ़ते हैं। उसने सवाल में बोल रखा है कि इसके जो रूट्स हैं वो एपी में है। रूट्स कौन, अल्फा बीटा गामा एपी में है। फिर वही फिर वही फिर वही अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा एपी में है, तो क्या लगाएंगे, टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा लगाएंगे, पक्का लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और अब मुझे बताओ टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा है और इनसे मिलता जुलता कोई रिलेशन आपको यहां साइड में दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या है माइनस बी बाय ए। एक बार लिख के रख ले सारे लोग, चलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। गलती नहीं करनी है, पता है, माइनस बी बाय ए, गलती मत करना, बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो माइनस बी है, बाय ए, ए का मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, और अब जरा ऊपर वाले रिलेशन से देखो, अल्फा प्लस गामा तो हमारे पास है कितना, टू बीटा, टू बीटा है ना, हाँ है, तो टू बीटा है, प्लस में बीटा ऑलरेडी है, इक्वल टू में पी है। चेक करो भाई, एक रूट आ गया क्यूबिक का। अब क्या पूछा है वो देखेंगे, बट किसी क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का एक रूट मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना भाई, रूट मिल गया भाई हमको। देखो भाई, सवाल में बोल रखा था कि पी क्यू और आर में रिलेशन लाओ, यानी ये जो पी क्यू आर है उसमें रिलेशन लाना है। और ये जो अल्फा बीटा गामा आपने माने थे ये सवाल में मान लिए पर, लेकिन आने नहीं चाहिए, आना पी क्यू आर ही चाहिए। बीटा आपने पी बाय 3 निकाल लिया है, और बीटा इस इक्वेशन का क्या है, क्या है, मूल है, रूट है। और कोई किसी इक्वेशन का रूट होता है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो जरूर करता है ना। तो बीटा अगर p बाई 3 है तो भाई रूट है, तो ये कंफर्म्ड हमारी दी हुई इक्वेशन को, दिए हुए समीकरण को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो बीटा डाल दें किसकी जगह, एक्स की जगह। एक्स की जगह क्यों भाई, ये जो बीटा है ये एक्स की वैल्यू ही तो है, एक्स का मान ही तो है, अल्फा बीटा गामा एक्स की ही तो तीन वैल्यू थी, तो एक्स की जगह बीटा डाल दिया जाए तो क्या आया, बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर इक्वल टू 0। डाल दो बीटा को p बाई 3, तो p बाई 3 का क्यूब p क्यूब बाय 27 माइनस p एज इट इज बीटा स्क्वायर, p बाय 3 का स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर बाय 9 प्लस q बीटा बीटा इज p बाय 3 माइनस r इज इक्वल्स टू 0। आ गया भाई पी क्यू आर में रिलेशन।
ऑप्शंस तो हम लोग मैच करा ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अच्छा प्रॉब्लम है फॉर द जेई मेंस एंड एडवांस। अगर ये पढ़ा है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे साइड में कि भाई एक एक करके जोड़ते हैं तो माइनस बी बाय होता है, दो दो करके जोड़ते हैं तो सी बाय ए होता है, तीन तीन करके जोड़ते हैं तो माइनस डी बाय ए होता है, चार चार करके जोड़ते हैं तो ई बाय ए होता है। किनको? रूट्स को। क्या भाई, पक्का? चलिए भाई, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है। इफ pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन एपी। वैसे ये वाला सवाल आपकी मास्टर क्लास में कवर हो जाएगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। तो दैट प्रॉब्लम विल बी कवर्ड इन द मास्टर क्लास। ठीक है भाई, अगर आपको इसका सॉल्यूशन जानना है तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं इसका सॉल्यूशन भी लिख के आपको भेज दूंगा। बट रेपिटेशन क्यों करें जब मास्टर क्लास में ये सवाल होना ही है तो। और मास्टर क्लास में होगा, और मुझे लगता है आप लोग अगर सीरियस हैं, ध्यान से कर रहे हैं, तो घर जाके इस प्रॉब्लम को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन वेट फॉर द मास्टर क्लास जो इस वीक होनी बाकी है। और वेट नहीं कर सकते तो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। मैं आपको सॉल्यूशन बिल्कुल भेज दूंगा इस प्रॉब्लम का, बहुत प्यार से लिख के भेज दूंगा भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये सवाल काफी अच्छा है, ये सवाल जी मेंस के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और इसका अगर हमें तरीका नहीं आता तो शायद ये सवाल ना बने एग्जाम में। थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ रेशियो अनुपात ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो समानांतर श्रेणी दी हुई है, दो एपी दी हुई है, उनके सम का रेशियो 7n+1/4n+27 दिया है। मेरा कहने का मतलब उसने क्या दिया है? उसने दिया है कि एक समानांतर श्रेणी, एक जो एपी है उसका सम लेट से एस एन है, और दूसरी जो एपी है उसका सम लेट से एस डैश एन है। दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है, इसलिए मैंने एन ही है, एन और एन दिया। डैश क्यों लगा दिया? कि दो अलग अलग एपी थी, उनका अनुपात, उनका रेशियो 7n+1/4n+27 है, ये दे रखा है। अब एसएन की जब कोई बात करने लग जाए तो फॉर्मूला तो लगाना ही होता है। क्या? n/2। 2a, फर्स्ट टर्म नहीं पता, मैं ए ले लेता हूं, प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, मैं डी ले लेता हूं, नीचे एश डैश एन, ये किसी दूसरे एपी का सम है, पर नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है, तो n/2। 2a मतलब फर्स्ट टर्म। अब जब ये एपी कोई दूसरी है तो फर्स्ट टर्म भी अलग ही होगी, ए थोड़ी ना होगी, ए डैश प्लस n-1 इंटू डी, डी भी कुछ अलग ही तो होगा, डी डैश। जब दो अलग अलग एपी हैं तो उनकी फर्स्ट टर्म भी अलग है, कॉमन डिफरेंस भी अलग है। मुझे लगता है ये n/2 क्या हो गया? कैंसिल। और हम लोग कहां तक पहुंच गए वो मैं आपके लिए लिख देता हूं। 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइड बाय 2a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश, ये 7n+1/4n+27 के बराबर दिया है। ये इसके बराबर, सही बात है, इसके बराबर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखते तुमने पूछा क्या है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, इनके 11th टर्म का रेशियो मुझे निकालना है। 11th टर्म का रेशियो मुझे निकालना है, 11th टर्म का। तो लेट से पहली सीरीज की 11वीं टर्म T11 है,
और दूसरी सीरीज की लेस्ट से 11वीं टर्म T11 डैश है, और अब T11 तो लिखना आता है A प्लस 10D, और अब T11 डैश भी लिखना आता है A डैश प्लस 10D डैश। ये रेशियो निकालना है और ये इस रिलेशन की हेल्प से निकालना है। अब देखो कैलकुलेशन किस तरीके से जाएगी, ध्यान से देखना। यहां है A, नीचे है A डैश, बट यहां है 2A, यहां है 2A डैश। ये बताओ अगर यहां भी A और यहां भी A डैश जैसे यहां पे है वही हो तो अच्छा रहेगा यार। वो बनाना कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। ऊपर 2 से डिवाइड, नीचे 2 से डिवाइड, ऊपर भी A नीचे भी A डैश, ऊपर भी A नीचे भी A डैश, मतलब जो पूछा है उसकी तरफ बढ़ते हैं ना आगे। चलो अगर मैं इसे 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो क्या बना, A प्लस n माइनस 1/2D, और नीचे क्या बना, A डैश प्लस n माइनस 1/2D डैश। सही है ना भाई। अब बोलोगे क्यों किया भाई, दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, जो पूछा था उसी की तरफ बढ़ रहे हैं ना। बस अब अपना कॉमन सेंस लगा लो, जल्दी से दिमाग दौड़ा दो कि भाई A और A मैच कर गया, A डैश और A डैश मैच कर गया, D और D मैच कर गया, D डैश और D डैश मैच कर गया। बस यहाँ n माइनस 1/2 है और यहाँ पे 10 है। तो कहने का मतलब क्या कि भाई यहाँ पे जो n माइनस 1/2 है, अगर मैं उसी को 10 डाल दूं तो मेरा सवाल होने वाला है। यानी n माइनस 1/2 को 10 डाल दो, हो गया खत्म। और n माइनस 1/2 को 10 डालने का मतलब n को 21 डाल दो। और अब खुद बताओ, आपने ध्यान से देखो, आपने इस रिलेशन में n माइनस 1/2 को 10 डाल दिया, A प्लस 10D डिवाइड बाय A डैश प्लस 10D डैश डाल दिया, तो n को 21 डाल दिया। डाल दो भाई n को 21, डाल दे n को 21, तो 7 इंटू 21 प्लस 1, 7 इंटू 21 प्लस 1, चेक करिएगा 148, 21 इंटू 7 147 प्लस 1, और यहां पे तुम n को 21 डाल दो तो 4 इंटू 21 24 प्लस 84 प्लस 27 दैट इज 111। चेक कर लेना, ये 37 से 37 से कैंसिल हो रहा है। 37 3 111, 37 4 टाइम्स 148। तो चेक करिए, वही उसने मेरे से पूछा था और वो किसके बराबर आ गया भाई, 4/3। आई थिंक समझ में आ गया। जल्दी से बात कर लेता हूं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले लिखें। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे, कोई डाउट नहीं है। ये उसने मेरे से पूछा था, तो बस अब मेन यहां से आया कि यहाँ A और A डैश है, यहाँ पे 2A और 2A डैश है, तो ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड करके A और A डैश ही बना लेते हैं। और अब A A डैश A A डैश A A डैश A A डैश D D डैश D D डैश, बस n माइनस 1/2 की जगह 10 डाल देंगे तो भाई ये जो पूछा है तुरंत से बन जाएगा। तो जो दिया हुआ था, क्या ये जो दिया हुआ था, इसमें n माइनस 1/2 की जगह 10 डाल दो, n की जगह 21 डाल दो, जो पूछा वो मिल गया। वी हैव एन आंसर नाउ। मिल गया भैया, नहीं मिल गया? बहुत आराम से मिल गया भाई। ठीक है भाई, 2-3 प्रॉब्लम्स इसमें रह गई हैं। 1 आवर का ही टाइम मुझे दिया गया था, तो कोई ना, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं उन प्रॉब्लम्स को कवर कर दूंगा। बस 5 से 10 मिनट लेके हल्का फुल्का सा जीपी का आइडिया और दे देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में जीपी कंटिन्यू करेंगे और जीपी के प्रॉब्लम्स करेंगे और एपी के भी प्रॉब्लम्स करेंगे। मिक्स प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलो चलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम डिनोट किससे करते हैं भाई, जीपी से। मतलब हम लोग उसको जीपी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब जीपी होती क्या है, रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। बस फर्क इतना सा है, एपी में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहता था, यहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सीरीज लेता हूं 1 4 16 64 256, एक सीक्वेंस लेता हूं 1 4 16 64 256 और पता करता हूं ये क्या है। पता है ये एपी तो नहीं है, क्यों? 4 माइनस 1 करेंगे 3 आएगा, 16 माइनस 4 करेंगे 12 आएगा, तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है। तो अब नंबर किसका आता है? जीपी का। तो एक बार सारे लोग प्लीज सेकंड अपॉन फर्स्ट करके देखो। 4 अपॉन 1 4 आया। फिर सारे लोग जल्दी से T3 अपॉन T2 करके देखो, 16 अपॉन 4 4 आया। एक और करके दिखा देता हूं, T4 अपॉन T3 64 अपॉन 60। तो यानी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो 4 4 4 बराबर आए जा रहा है, आए जा रहा है। यानी ये 4 इस सीक्वेंस का, इस जीपी का कॉमन रेशियो है, ना कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो। समझ में आया या नहीं आया? और अब रिकॉल कर लो, एपी का डेफिनेशन क्या था? Tn माइनस Tn माइनस 1 इक्वल टू डी। तो जीपी का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा? आप ही बना लो यार। Tn अपॉन Tn माइनस 1 equal to R, and here R is common ratio। बिल्कुल, बस डेफिनेशन चेंज हो गई। तो एग्जाम में आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? एपी, और एपी के बाद क्या चेक करोगे? जीपी। जीपी के लिए दो, दूसरी को पहली से डिवाइड करोगे, तीसरी को दूसरी से डिवाइड करोगे, चौथी को तीसरी से डिवाइड करोगे, और अगर रेशियो सेम आता है तो वो एक जीपी है और उसका कॉमन रेशियो आर है। ठीक है भाई, तो हमें ये समझ में आ गया होगा Tn अपॉन Tn माइनस 1। Tn अपॉन Tn माइनस 1 का मतलब रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दैट इज नोन एज आर। फर्स्ट टर्म तो हम जनरली ए ही लेते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग जीपी को स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिकॉल करो, एपी का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या था? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चलो इसे चलते हैं। ये बताओ, फर्स्ट टर्म तो हम क्या लेंगे? ए, बिल्कुल लेंगे ए। और अब ये बताओ सेकंड टर्म क्या लेंगे? सेकंड टर्म कुछ इस तरीके से लेना कि सेकंड अपॉन फर्स्ट करने पर आर मिल जाए। तो मेरे हिसाब से ए आर, आप देख लो, सेकंड अपॉन फर्स्ट करने पर आर ही मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या लेंगे? ए आर स्क्वायर। थर्ड अपॉन सेकंड करने पर भी आर ही मिल रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या लेंगे? ए आर क्यूब। चौथी अपॉन तीसरी करने पर भी हमें आर ही मिल रहा है। ऐसे हम टर्म्स लेते रहेंगे। अब बताओ एपी में क्या लेते थे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जीपी में क्या लेंगे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। सही है। अब इस पर आते हैं, जनरल टर्म बस ये और कर देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है भाई, जनरल टर्म। जनरल टर्म को मैंने किससे रिप्रेजेंट करने को बोला था? कि Tn से रिप्रेजेंट कर लो, मर्जी आए तो An से रिप्रेजेंट कर लो। सिखाया था ना? बिल्कुल सिखाया था। हाँ भाई, nth टर्म। अब देखो, बिल्कुल बेसिक से बात करो प्लीज। सारे लोग मुझे फर्स्ट टर्म बोल के दिखाइए। ए, फर्स्ट टर्म है ए, इंटू में आर की पावर 0 बोल सकता हूं बोलना चाहूं तो। फर्स्ट टर्म है ए इंटू आर की पावर 0। सेकंड टर्म है ए इंटू आर की पावर 1, ए इंटू आर की पावर 1। थर्ड टर्म है ए इंटू आर की पावर 2,
चौथी टर्म है a इंटू आर की पावर 3, पांचवी टर्म है a इंटू आर की पावर 4। तो समझ में आ गया होगा। दूसरी में a इंटू आर की पावर 1 है, तीसरी में a इंटू आर की पावर 2 है, चौथी में a इंटू आर की पावर 3 है, पांचवी में a इंटू आर की पावर 4 है, दसवीं में a इंटू आर की पावर 9 होगा, 20वीं में a इंटू आर की पावर 19 होगा, 100वीं में a इंटू आर की पावर 99 होगा। तो nth में a इंटू आर की पावर n माइनस 1। सही है। यहां पर a क्या है? फर्स्ट टर्म, सबको आता ही है। r क्या है भाई लोग? कॉमन रेशियो। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और बार बार नहीं बताया, पहले भी बताया था, ये tn का फॉर्मूला कब यूज करते हैं? टू फाइंड एनी टर्म, 20वीं, 100वीं, pth, qth, rth, कोई भी टर्म इस वाले फॉर्मूले से आराम से निकल जाती है। फॉर्मूला क्या है? tn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। आ गया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो 2-3 प्रॉब्लम्स हमारे बचे हैं, कोई ना, हम उन्हें आगे कर लेंगे। आप ट्राई करना चाहो तो बेटर रहेगा, आपको भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी अगर मेरे से पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स यूज करके पूछ जरूर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा भाई हर कमेंट का आपके लिए। ठीक है, बात ध्यान रखनी है, मैं आज बोल रहा हूं, ये जो नोट्स हैं, ये जो वीडियोस हैं, इन्हें अपना गीता मान लेना, कुरान मान लेना, बाइबल मान लेना। इसके अलावा मैथमेटिक्स में कहीं भी कुछ और नहीं आता। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, हवा में बात नहीं करेंगे, सब डराइव करते हुए प्रॉपरली बहुत सारे सवालों के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलो, थैंक्स अ लॉट। अच्छा लगे तो भाई नेक्स्ट करना, रीड करना, नोट्स पढ़ना, नोट्स बनाना प्रॉपरली, और एक बुक जरूर सॉल्व कर लेना। बेस्ट बुक जेई मेंस के लिए है आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव मेंस के लिए। एडवांस के लिए तो आपको फिर हायर बुक्स पे जाना पड़ेगा, वो बुक्स ही बता दूंगा। या फिर अगर किसी के पास विद्या मंदिर क्लासेस का मटेरियल है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स, मेंस एंड एडवांस, वो तीनों के लिए सफिशिएंट है। वो कर जाओगे तो बहुत आराम से चीजें हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, कंसेप्ट समझने हैं, ध्यान से पढ़ना है। चलो, थैंक यू भाई लोग, रेस्ट करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।